नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आज की अपनी क्लासेस होने वाली हैं 37 नंबर की, यानी कि एसएससी एमटीएस की 37 क्लास आज अपनी होने वाली है। इससे पहले अपनी 36 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आई होप आपकी एग्जाम चल रही है तो आपने बहुत अच्छे से अटेंड करी होगी। साथ ही अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि मेरे न्यू वीडियो का अपडेट सर्वप्रथम आपके पास में पहुंच सके। चलिए, आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर करें। अंजलि भारत जी के 0968 ये मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी है। चलिए, पहला प्रश्न है आज का अपना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न वही हैं जो एनालिसिस के तौर पे अभी जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं उसी हिसाब के हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा भारत का पहला जियो पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है? जियो पार्क होता क्या है, इसमें रिसर्च ही बात कर सकते हैं सीधी सी। तो जियो पार्क जो स्थापित किया गया है वो भारत के कौन से राज्य के अंदर स्थापित हुआ है? तो ये हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। देखिए, पहला जियो पार्क यहाँ पे है, प्लस डायनासोर जीवाश्म पार्क ये भी कहां पे है? तो ये भी कहां पे आ जाएगा? तो ये भी आ जाएगा अपने मध्य प्रदेश के अंदर। तो दोनों के दोनों पार्क आपके इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तो इनको आप अच्छे से जरूर लिख लीजिएगा। इसके साथ में ही अगर इसकी बात करें जियो पार्क, तो इसके अंदर क्या है, ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आए। इसके लिए लम्हेटा घाट, क्या है, लम्हेटा घाट के द्वारा क्या है, इसमें भूमि का वितरण करवाया गया है। और ये लम्हेटा घाट जहां जहां पे ये घाट लिखा हुआ मिलेगा, ये जबलपुर के प्रमुख जलप्रपात से बनने वाले घाट प्रमुख हो जाएंगे। ये पार्क भी आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर में देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा? जबलपुर। ऐसे ही अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम हो तो उसमें सिर्फ आपसे राज्य के बारे में पूछा जाएगा, और अगर एमपी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये देख लीजिए जबलपुर, ये भी आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आगे बढ़े। भारत में कुल कितनी जगह, ये कुल हैं, भारत में कुल कितनी जगह विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए हैं? विश्व विरासत, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। इसमें पूछा गया है सांस्कृतिक अमूर्त, क्या है, सांस्कृतिक अमूर्त के रूप में किसे शामिल किया गया है? यानी कि अभी तक टोटल भारत की ऐसे अमूर्त या संस्कृति से संबंधित चीजें हैं जिनको क्या है, विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया है। तो टोटल आ जाएगी अपने भारत की 14 जगह। इसमें से सबसे आखिरी में जो भी ज्वाइन किया गया था 2021 के अंदर, 21-22 के अंदर, तो इसमें आ जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या आ जाएगा? पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा। क्या है? दुर्गा पूजा। इसको क्या है, इसमें शामिल कर लिया गया है विश्व विरासत स्थल सूची के अंदर। कहाँ से चलता है ये एक ट्रस्ट के माध्यम से देख लीजिए आप। तो कहाँ से चलता है ये? पेरिस फ्रांस से ये क्या है, आयोजित किया जाता है, फ्रांस से। और अगर आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए कि अभी तक विश्व विरासत सूची के कितने सत्र हो चुके हैं, जैसे अभी लोकसभा के चलते हैं ना, 16वीं सत्र चल रहा है, 17वीं चल रही है, उसी प्रकार से इससे सत्र भी आते हैं। तो अभी तक विश्व विरासत के 16 सत्र हो चुके हैं, है ना। 16 सत्र एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप जरूर से इसको IMP लगा के अपने नोट में जरूर लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा ओपन डाटा वीक आयोजित किया गया है? ओपन डाटा, तो ओपन डाटा किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है शहरी मंत्रालय एवं आवास मंत्रालय। तो इसको साथ में भी आप बोल सकते हैं, शहरी एवं आवास मंत्रालय, इसी के द्वारा क्या है, इसको जारी किया गया है। आपसे यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, शहरी एवं आवास मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में आपको पता होना चाहिए। अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो स्टेट लेवल के तो आपको याद रखने हैं। अगर वो याद नहीं होते हैं तो आपको ये तो याद रखने ही पड़ेंगे जो भारत सरकार के अंतर्गत है। तो इसमें आ जाएगा हरदीप सिंह पुरी, ये क्या है, शहरी एवं
मंत्रालय, आवास मंत्रालय के मंत्री हैं। विज्ञान मंत्रालय की अगर मैं बात करूं तो अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही इनको सौंपा गया है, यानी कि 2023 अभी मई के अंदर 19 मई को। तो विज्ञान मंत्रालय के मंत्री हो गए हैं किरण रिजिजू। किरण रिजिजू, ये किरण रिजिजू थे। ये पहले क्या थे, तो ये कानून मंत्री हुआ करते थे, कानून मंत्री। और अभी 2 दिन पहले ही इन्होंने ये पद ग्रहण किया है, विज्ञान मंत्रालय का पद। नेक्स्ट अगर बात करो स्वास्थ्य मंत्रालय, देखिए मैं जितने भी मंत्री आपको अभी तक पढ़ाए हैं, ऐसे तो मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आने वाली हूँ जिसमें सारे मंत्री आपको ट्रिक वाइज में याद कराऊंगी। पर स्वास्थ्य मंत्रालय ऐसे नॉर्मल मंत्री जो भी हैं उनके बारे में मैंने आपको ऐसे ही ट्रिक से याद करवाया था। तो स्वास्थ्य मंत्रालय में मैंने आपको बताया था मनसुख मंडाविया, मनसुख मंडाविया। तो इसमें मैंने आपको क्या ट्रिक याद करवाई थी, मनसुख मंडाविया, यानी कि अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो आपका मन भी क्या है, सुखी रहने वाला है। वित्त मंत्रालय, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं वित्त मंत्रालय, तो इनको सभी जानते हैं, निर्मला सीतारमण जी जो हैं, इन्होंने क्या है, पेपरलेस बजट जो है इस बार इन्होंने प्रस्तुत किया था। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है हैदराबाद में स्थित स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण किसके द्वारा किया गया है। स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोनों ही अलग हैं, तो दोनों ही प्रश्न में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये कहाँ पे हुआ है अनावरण, हैदराबाद के अंदर होता है। स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण कौन करते हैं, तो ये करते हैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा क्या है इसका अनावरण किया गया है, यानी कि इसका उद्घाटन किया गया है। ये है किसकी प्रतिमा, तो ये आ जाएगी रामानुजनाचार्य की। और ये क्या है, अपने देश की सबसे बड़ी ऐसी प्रतिमा है जो बैठी हुई है, यानी खड़ी जो है वो नहीं है, और बैठी हुई क्या है, ये मूर्ति है। तो किसकी आ जाएगी, ये रामानुजनाचार्य की। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस की परेड में तीसरे स्थान पर किस राज्य की झांकी को जो स्थान मिला है वो आपसे पूछा गया है। और अभी तक लगातार अगर मैं आपसे पूछूं प्रथम नंबर पे किस राज्य को मिला था, तो प्रथम नंबर पे हमेशा ही आ रहा है, अभी तक 3 बार आ चुका है, उत्तर प्रदेश। इसमें काशी कॉरिडोर को भी दिखाया गया है, इसके साथ साथ में राम मंदिर को भी इसमें दिखाया गया था। और एक जिला एक उत्पाद की योजना है, उसको भी यहाँ प्रदर्शित किया गया था उत्तर प्रदेश के अंदर। आपसे पूछा गया है गणतंत्र दिवस की परेड में तीसरे स्थान पे कौन से राज्य की झांकी है, तो तीसरे स्थान पे आ जाएगा मेघालय। इसमें स्व सहायता समूह को दर्शाया गया है, स्व सहायता समूह को दर्शाया गया है। दूसरा अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरे नंबर पे किस राज्य की झांकी रही है, तो दूसरे नंबर पे रहती है कर्नाटक की, यानी कि पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे कर्नाटक है और तीसरे पे आ जाएगा अपना मेघालय। तो तीनों में से कोई भी अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है। देखिए दोनों ही अलग हैं। विश्व विरासत सूची में अमूर्त संस्कृति आपसे पूछा गया था, उसमें टोटल 14 जगह को शामिल किया गया था। और यहाँ पे है भारत के किन शहरों को यूनेस्को द्वारा रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया था, वो सांस्कृतिक दृष्टि से था। और ये वाला जो है ये शहर प्रमुख पूछे गए हैं, अलग अलग जो राज्य हैं उनके प्रमुख शहरों को इसके अंदर शामिल किया गया है। तो किसको शामिल किया गया था अभी हाल ही में, तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को इसके अंदर शामिल किया गया है। अगर बात करें यहाँ मध्य प्रदेश की, पूछा जाए अगर मध्य प्रदेश के बारे में, तो इसमें आ जाएगा ग्वालियर और दूसरा आ जाएगा ओरछा। ग्वालियर और ओरछा को क्या है, पूरे के पूरे जो ये शहर हैं इनको क्या है यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया है। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर को इसमें शामिल किया गया है, जयपुर को। पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं तो पश्चिम बंगाल के तो बहुत सारे हैं, सुंदरवन से संबंधित चीजें भी आ जाएगी इसमें, हावड़ा, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाएगी। और अभी हाल ही में मैंने आपको बताया है सांस्कृतिक अमूर्ति के रूप में दुर्गा पूजा को इसके अंदर शामिल कर लिया गया है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है हाल ही में काशी उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है। अगर आप
12 ज्योतिर्लिंग अच्छे से पढ़ चुके हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे, क्योंकि ज्योतिर्लिंग, महाकुंभ और प्रमुख नदियां तो हर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो वो सब आप अच्छे से याद कर लीजिए अगर आने वाले 1-2 दिन में आपकी MTS की एग्जाम है। तो बात कर रहे हैं काशी उत्सव की, तो काशीनाथ भगवान शिव का मंदिर यहाँ पे है। कहाँ पे आता है ये? यूपी वाराणसी के अंदर, वाराणसी के अंदर। और यहीं पे क्या है? काशी कॉरिडोर बनाया गया है, काशी कॉरिडोर बनाया गया है। और इसी के साथ में ये क्या है? भारत के जो प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग हैं, भारत के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से ये एक है। क्या है? काशीनाथ जो मंदिर है वाराणसी का, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हरिद्वार की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। उज्जैन और ओमकारेश्वर ये दोनों भी क्या हैं? तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और ये है मध्य प्रदेश के अंदर। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है मनोहर गोल्ड टी का संबंध भारत के किस राज्य से है? गोल्ड टी यानी टी लवर बहुत सारे होंगे ना, चाय पीना उनको बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है चाय पीना। तो चाय की यहाँ पे बात हो रही है और चाय से संबंधित अगर आपके दिमाग में कोई भी राज्य पहले नंबर पे आना चाहिए तो वो हमेशा ही उसका आंसर क्या होगा? असम होने वाला है। क्या है? असम। यानी किसी भी चाय की वो थोड़ा सा पीते से क्या बोलते हो? असम। तो आपको याद रखना है असम। और दूसरे नंबर पे अपना आ जाएगा पश्चिम बंगाल और यही की क्या है? दार्जिलिंग चाय है। क्या है? दार्जिलिंग चाय है, जिसको क्या है? GI टैग दिया गया था भारत में सर्वप्रथम। और कब दिया गया था ये GI टैग? तो 2004 के अंदर इसको GI टैग दिया गया था। और असम के गुवाहाटी में तो चाय बड़ी पैमाने पे उगाई जाती है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम पे कर दिया गया है? रानी कमलापति के नाम पे अभी रखा गया है, यानी कि कोरोना के टाइम ही इसका रखा गया था। तो किसका नाम चेंज किया गया है? तो ये आ जाएगा मध्य प्रदेश का हबीबगंज रेलवे स्टेशन, हबीबगंज। तो इसका नाम क्या है? परिवर्तित करके अब इसका नया नाम हो चुका है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। अभी बात करेंगे नेक्स्ट और जितने भी स्टेशन बचे हुए हैं इनके बारे में भी अपन देख लेंगे, क्योंकि हबीबगंज आ चुका है तो नेक्स्ट वाले में औरंगाबाद भी आ जाए, सिवान भी आ जाए, कुछ भी आ सकता है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन की अगर मैं बात करूं तो इसका नया नाम हो गया है संभाजी जंक्शन। और आपको पता होगा महाराष्ट्र का जो ये जिला है औरंगाबाद, इसका नया नाम भी क्या है? संभाजी नगर हो चुका है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं मुगल सराय उत्तर प्रदेश, तो इसका नया नाम हो चुका है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, ये इसका नया नाम है। और सिवान की मैं बात करूं तो इसका नाम हो चुका है महिरा रेलवे स्टेशन। और इसको सिवान के नाम से भी तो जाना जाता है, इसके अलावा भी एक कुछ नाम था वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। एक और अन्य नाम था जिसका नाम चेंज के सिवान कर दिया और सिवान में इसको मरीला बोला जाता है। नेक्स्ट है भारत सरकार के द्वारा जारी की गई श्रेष्ठ योजना की संबंधित है, यानी कि भारत सरकार ने एक योजना लॉन्च की है, उस योजना का नाम है श्रेष्ठ योजना। क्या नाम है? श्रेष्ठ योजना। इसके अंदर कौन सी जाति को शामिल किया गया है? तो इसके अंदर आ जाएगी अनुसूचित जाति। क्या आ जाएगी? अनुसूचित जाति। और इन अनुसूचित जाति के लिए इसमें क्या किया गया है? जितनी भी लड़कियां, महिलाएं वगैरह हैं उनकी शिक्षा पर जोर देने का कार्य इसके अंदर होगा, यानी कि उनको उचित तरीके से क्या है शिक्षा प्राप्त कर सके, वो सारी सुविधा इस योजना के अंतर्गत की जाएगी। नेक्स्ट है वर्ष 2021 में भारत में गूगल पर सर्वाधिक खोजे जाने वाला व्यक्ति कौन है? अगर मैं यहाँ पे 1-2 ऑप्शन और लिखूं तो आप कंफ्यूज होंगे या नहीं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन है तो इनके साथ में जेलेंस्की लिख देती हूँ, जेलेंस्की। और इसी के साथ में मैं लिखती हूँ अंजलि अरोड़ा।
बहुत सारे समझ गए होंगे ये अंजलि अरोड़ा कौन है, जानते होंगे ना, टिकटॉक और इस पे इंस्टाग्राम पे बड़ी वायरल हुई थी वो काचा बादाम वाले सॉन्ग वाली, जानते हो ना। तो अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। अभी बात कर रहे हैं गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली, तो आपके दिमाग में या तो यही आएगा कि क्या हुआ था, व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की, इनके बीच में जंग चल रही है तो शायद इनको सर्च किया होगा। दूसरा आपके दिमाग में आएगा, अगर आप भारत से बिलोंग कर रहे हैं या अच्छा अगर इनको पसंद करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी, आप सोचेंगे कि इनको सर्च किया होगा, जो बाइडेन को सर्च किया होगा या किसी और को किया होगा। तो 2021 का अगर आ जाए तो भाला फेंकने वाले को सर्च किया गया था, नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय को, इनको सबसे ज़्यादा सर्च किया गया था 2021 के अंदर। और अभी हाल ही की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा सर्चिंग में ये हैं, ये मैडम सबसे ज़्यादा सर्चिंग में है अंजलि अरोड़ा। मतलब देखिए आप, सबसे ज़्यादा इनको सर्च किया गया है और पूरे देश में, विदेश में, पूरे विश्व में और ऐसा कोई नहीं बचा था, सबसे ज़्यादा सर्चिंग पे यही चल रही थी मैडम। तो अगर आपने भी सर्च किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट है, हाल ही में तमिल थलाइवाधु किस राज्य का गीत है? तो ये गीत तमिल में गाया जा रहा है और थलाइवाज हैं तो ये गाएंगे तमिलनाडु वाले, क्योंकि तमिल आप याद रख लीजिएगा। देखिए तमिली लैंग्वेज तेलंगाना आंध्र प्रदेश में भी बोली जाती है, लैंग्वेज की बात नहीं हो रही है, सिर्फ शब्द को मिला के अगर याद करेंगे ना तो शब्द में तमिलनाडु और तमिल थलाइवाज आ रहा है तो आपको आराम से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा पुलिस विभाग में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अलग से आरक्षण की घोषणा हो चुकी है? ट्रांसजेंडर किन्नरों के लिए भी क्या है, अब अलग से भर्ती हो सकेगी। भर्ती क्या है, जो वैकेंसियां निकलती हैं उसके अंदर आपने 2 ही ऑप्शन अभी तक देखे होंगे, मेल या फिर फीमेल, और अब आपको लिखा हुआ मिलेगा टी, यानी कि ट्रांसजेंडर भी अब आपको देखने को मिलेगा। चाहे कोई सा भी दस्तावेज हो, कोई से भी फॉर्म भरा रहे हो, या कॉलेज के हो, स्कूल के हो, या किसी भी सरकारी विभाग के लिए, तो इसके अंदर अब आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे हर एक चीज में। और अभी एक नई एसआई बनी थी ट्रांसजेंडर के अंदर, नहीं पुलिस भी बनी है, जज भी बनी है, डॉक्टर भी बनी है, टोटल ऐसी 8 ट्रांसजेंडर है जिनका नाम चलता है देश के अंदर। अगर इनमें से आप किसी एक को भी जानते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलिए आगे बढ़े। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस राज्य सरकार के द्वारा विभाग में ट्रांसजेंडर, तो कर्नाटक के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत किसका निर्माण किया गया था? सेंट्रल विस्टा ये एक योजना है, इसके अंदर क्या किया गया है, राष्ट्रपति भवन ये निर्माण का कार्य दिया गया है, प्रधानमंत्री भवन, नया संसद, ये नया संसद बनने जा रहा है, त्रिकोणीय आकार का बनेगा ये, और इसकी लागत लगी है 950 करोड़, 950 करोड़ लागत है, और टाटा समूह के द्वारा इसको बनाया गया है। और अभी इसका क्या है, लोकार्पण करने वाले हैं अपने प्रधानमंत्री जी। तो आप जरूर से इस न्यूज़ को अच्छे से देखिएगा, नया संसद भवन, क्योंकि नई लेटेस्ट करंट अफेयर की न्यूज़ है तो शायद आपकी एग्जाम में आ ही जाए, तो आज अच्छे से देख लीजिएगा इसको। अभी बात कर रहे हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर, तो राष्ट्रपति भवन होगा, इसके साथ साथ राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक की चीज़ों में क्या है, पुनर्निर्माण किया जाएगा। दूसरा, इसमें गृह मंत्री का भवन जो है शामिल नहीं है, प्रधानमंत्री भवन शामिल है, इसी के साथ में उपराष्ट्रपति भवन भी इसमें शामिल है, उपराष्ट्रपति भवन भी इसमें शामिल है, और नया संसद जो अभी बना है त्रिकोणीय आकार का वो भी इसके अंदर शामिल है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? मेरठ में रखी गई है, मेरठ यूपी के अंदर इसमें रखी गई है। प्रधानमंत्री जी मोदी के द्वारा मेजर ध्यानचंद कौन थे, ये हॉकी के जादूगर थे, हॉकी के जादूगर जी थे ये जादूगर, और इन्हीं के नाम पे अब क्या है, देश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार दिया जाता है, जिसका पहले नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम हुआ करता था, और अब इसका नया नाम क्या हो चुका है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार अब इसका नया नाम हो चुका है। और इसके लिए नई नींव रखी गई है विश्वविद्यालय के लिए, ये आ गई है मेरठ यूपी के अंदर। तो यूपी में काबा, तो यूपी में मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय है ना। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है?
24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, ये आपसे पूछा गया है, तो ये हुआ है हैदराबाद के अंदर। अभी बात कर रहे हैं ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या होता है, तो ई गवर्नेंस होता है, सरकार ने क्या है ऐसा प्रयास किया है इस योजना के अंदर कि सीधा आप सरकार से संपर्क कर सके, बीच में किसी व्यक्ति से ना मिलके सीधा ही आप अपने मुद्दे को उन तक रख पाएंगे, तो वो सारी सुविधा होने वाली है ई गवर्नेंस सम्मेलन के माध्यम से। एक ई चालक जो वाहन होते हैं वो अलग है, ये ई गवर्नेंस है, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है, सभी जानते हैं इनको, अतिरिक्त कार्यभार के अंदर है, सहकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं ये अमित शाह, मोटा भाई, सभी जानते हैं इनको। और इन्हीं के साथ साथ गृह मंत्रालय भी इन्हीं के पास में है, गृह मंत्रालय भी इन्हीं के पास में है। निर्मला सीतारमण को सभी जानते हैं, वित्त मंत्रालय इनके पास में है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, और इसके साथ में प्रधानमंत्री तो पदभार इन्होंने संभाल ही रखा है, इसके साथ साथ में नीति आयोग के ये अध्यक्ष हैं, नीति आयोग के क्या है ये अध्यक्ष हैं। और इसी का पुराना नाम क्या था, योजना आयोग था। और हमेशा ही नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, जो भी तत्कालीन प्रधानमंत्री होता है वो ही नीति आयोग का क्या है अध्यक्ष होता है। राजनाथ सिंह को सभी जानते हैं, रक्षा मंत्री है ये। चलिए नेक्स्ट है, 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी निर्मित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। 2 एक्सप्रेसवे, यूपी बन चुका है, यूपी 2 एक्सप्रेस पे हवाई पट्टी बनाने वाला। सबसे लंबा अगर मैं रास्ते की बात करूं तो ये क्या है, अपना भारत है ना, ये अपना भारत है। नक्शे पे कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं हंसेगा, भावना समझिए आप बस। तो जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक, और इधर ये जो है गुजरात और असम, इधर कन्याकुमारी। तो ये जो है ना, ये जो सड़क योजना ये स्वर्णिम चतुर्भुज के अंदर आती हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा चलाई गई योजना थी। और इसी के माध्यम से अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही है। ये हवाई पट्टी अलग चीज़ है, और इनकी मैं बात कर रही हूँ सड़क परियोजना के अंतर्गत ये चीज़ें शामिल होती हैं। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, पश्चिमी रेलवे ने किस राज्य में उगा गई बिलीमोर के बीच 107 पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवाओं को स्थायी रूप से बंद करने का अब निर्णय ले चुके हैं। तो किस सरकार के द्वारा इसका निर्णय लिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो पश्चिमी रेलवे राज्य में उगाई गई बिलमोर बीच 107 पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवाओं को स्थायी रूप से बंद करने का अब यह है जो निर्णय ले चुकी हैं। ये किस सरकार के द्वारा जो है निर्णय लिया गया है, तो ये कौन सी सरकार निर्णय लेती है, तो ये लेती है अपने गुजरात में। तो अब ये क्या होगा, हेरिटेज ट्रेनें जो हैं अब बिल्कुल बंद हो जाएगी और 107 वर्ष पुरानी ये हो जाएगी। नेक्स्ट है, किस वर्ष तक भारतीय रेल को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि प्रदूषण रहित ही रहने वाली है, ऐसा कोई प्रदूषण कार्य इसके अंदर नहीं होगा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। तो एक लक्ष्य रखा गया, जैसे पहले इंडिया विजन रखा गया था, इंडिया विजन 2020, फिर इंडिया विजन 24, फिर 28 और फिर अभी 2032 के अकॉर्डिंग। तो इसी प्रकार से ये भी क्या है, एक लक्ष्य है। तो कब तक हो जाएगा ये आपसे पूछा गया है कि किस वर्ष तक भारतीय रेल को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने का कार्य जो है हो 2030 के अंदर हो जाएगा, 2030 के अंदर हो जाएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, कर्नाटक का नवनिर्मित 31वां जिला कौन सा है। नवनिर्मित विजयनगर, क्या है, विजयनगर जो है कर्नाटक का नया जिला बन चुका है, वो 31वां जिला है। ये बेलगाम, रामनगर, हम्पी। हम्पी क्या है, सभी जानते हैं ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। हम्पी कहाँ पे आती है, कर्नाटक में, जो कि अभी क्या है खंडहर बन चुकी है, खंडहर। और हम्पी का जो चित्रण है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन से नोट पर किया गया है। और अभी आपको पता है ना, लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है, 2000 के नोट को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। इसके बारे में मैंने फुल जानकारी दी है, आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिसके अंदर आपके मन में जो भी डाउट चल रहे हैं सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। उसमें क्या है, यानी कि कितने तारीख से आप नोट को जमा करवा पाएंगे, कितने निकलवा पाएंगे, और कितनी तारीख तक जो है सारे नोट जमा हो सकेंगे। इसके अलावा एक दिन में कितने नोट जमा करवा पाएंगे, वो भी सारी उसके अंदर जानकारी है। कौन सा बैंक में जाके आप कराएंगे तो जल्दी हो जाएगा, सब कुछ मैंने उसके अंदर बताया है। 2-4 मिनट का वीडियो है, तो ज़रूर देखें। 2000 के नोट से संबंधित जो भी जानकारी है सब कुछ क्लियर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है, कर्नाटक के नवीन मुख्यमंत्री कौन है। कर्नाटक के नवीन मुख्यमंत्री, अभी अगर मैं आपसे पूछूं कर्नाटक के
पूर्व मुख्यमंत्री कौन है, क्योंकि नवीन का तो इसमें नाम है नहीं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे, तो बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई जी जो हैं ये हैं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री। और अगर मैं आपको बोलूं कर्नाटक के अभी नए जो सीएम बन चुके हैं वो कौन है, सिद्धारमैया। सिद्धारमैया ये क्या है, तो ये कर्नाटक के नए सीएम हैं, हाल ही में बने हैं, 2-5 दिन हुए हैं अभी इनको। हेमंत बिस्वा शर्मा की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ के हैं, असम के। कहाँ के हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के। भूपेश पटेल की अगर मैं बात करूं तो ये है गुजरात के मुख्यमंत्री। और एम के स्टालिन की अगर मैं बात करूं तो ये हैं तमिलनाडु के। अभी क्या है, सबसे ज़्यादा सर्चिंग में चल रहा है कर्नाटक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं सिद्धारमैया। और इनको शपथ किसने दिलाई है, तो अभी वर्तमान में जो वहाँ के राज्यपाल हैं कौन है, थावरचंद्र गहलोत। इन्होंने क्या है, इनको शपथ दिलाई है। और थावरचंद गहलोत जी हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ स्थानों के अंतर्गत देश के कितने महत्वपूर्ण स्थानों का संचय किया है, चयन कर लिया है इन्होंने, तो टोटल 12 स्थानों का किया है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत साहब जो हैं ये क्या है, जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले का नया नाम बदलकर कौन सा नाम रख दिया गया है। मध्य प्रदेश में भी अभी 3 जिले और नए बनने वाले हैं, यानी कि 55 अब हो जाएंगे। जैसा राजस्थान में हुए हैं ना, राजस्थान में 19 नए प्लस जोड़ दिए, 50 कर दिए हैं। यूपी में तो अभी तक सबसे ज्यादा जिले ही हैं। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, होशंगाबाद को अब नए नाम से जाना जाएगा नर्मदापुरम। किस नाम से जाना जाएगा, नर्मदापुरम के नाम से अब इसको जाना जाएगा। चलिए ये है आज का अपना आखिरी प्रश्न। मोन मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस राज्य में हुई है, तो मोन मेडिकल की स्थापना नागालैंड राज्य के अंदर की गई है। चलिए ये हो चुके हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 जो क्वेश्चन हैं मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए हैं, कितने प्रतिशत आपकी तैयारी हो चुकी हैं, क्योंकि 1-2 दिन में आपकी एग्ज़ाम है तो चल ही रही है अभी तो एग्ज़ाम। बहुत सारों की एग्ज़ाम अभी होने वाली है, बहुत सारों की हो चुकी हैं। इसके अलावा बहुत सारों ने फॉर्म नहीं भरा था तो उनकी भी नई वैकेंसी आ चुकी हैं, तो वो ज़रूर फॉर्म भरें। अभी जून जुलाई में स्टार्ट होने वाले हैं आपके फॉर्म। चलिए हो गया है अपना सेशन ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।